नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि अनिका भी यहाँ पर उस लोकेशन पर पहुंची हुई थी जहाँ पर देवराज गुलेरिया ने राजीव को बुलाया था और राजीव यहाँ पर करण के साथ आया था। तो अब यहाँ पर ये दोनों कहते हैं कि अच्छा होता कि आलिशा यहाँ पर आती, क्योंकि आलिशा को अपनी दादी और नानी की मौत का भी तो बदला लेना था। लेकिन कोई बात नहीं, अब अनिका तुम उसका बदला लो। तो अब यहाँ पर उसकी इन बातों को सुनकर अब देवराज गुलेरिया कहते हैं जरा एक बार इधर तो देखो। तो जब अनिका उस तरफ देखती है तो यहाँ पर अनिका एकदम से हैरान हो जाती है। तो इधर करण और राजीव भी जब उस स्क्रीन पर देखते हैं तो राजीव के मुंह से निकल जाता है नेत्रा और उसने इन चारों बच्चों को किडनैप कब और कैसे किया। राजीव की इस बात पर अब देवराज गुलेरिया कहते हैं ये तो अभी तुम लोगों के लिए एक ही झटका है। अरे अभी तो बहुत सारे झटके तुम्हें देने बचे हुए हैं, क्योंकि ऐसे ना जाने कितने ही झटके तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। वेल प्लेड राजीव, मानना पड़ेगा तुम्हें। वैसे तुम्हें क्या लगा था हम अंजलि मल्होत्रा को पहचानने में गलती करेंगे? वैसे कहाँ है अंजलि मल्होत्रा? हाँ, वो मल्होत्रा हाउस में है या फिर कैलाश अधिकारी के घर में। अब यहाँ पर जहाँ पर करण और राजीव दोनों ही अभी हैरान थे, तो वहीं अब देवराज गुलेरिया आगे कहते हैं ओ वेट, आई विल शो यू समथिंग। और ये कहते हुए ही देवराज गुलेरिया अब वहाँ पर खड़े अब अपने एक आदमी से कहते हैं जरा उस प्रोजेक्टर को ऑन तो कर दो, क्योंकि यहाँ पर करण और राजीव को अभी तक ये नहीं पता था कि अंजलि मल्होत्रा जो अभी कैलाश अधिकारी के पैलेस में थी वो भी अभी इनके कब्जे में आ चुकी है। तो अब वहाँ पर वो हैरानी से बस देवराज की तरफ ही देख रहे थे। तो वहीं अब देवराज अपने आदमी से कहता है मुझे मेरे बेटे को कुछ दिखाना है, इसलिए जल्दी करो। इधर ये सुनते ही वो आदमी भी अब उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ही अब वो यहाँ पर फिर से एक और स्क्रीन को ऑन कर देता है। इधर कुछ ही देर में वहाँ पर दीवार पर अंजलि और राजीव की कुछ रिसेंट फोटोग्राफ्स थी। अब उन फोटोग्राफ्स को देखकर तो वहां पर खड़े सभी के अचानक से ही होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये सब तो किसी ने भी नहीं सोचा था। तो वहीं अब देवराज कहते हैं अब बताओ क्या मैं इन्हें मल्होत्रा हाउस भिजवा दूं? वैसे क्या सोचते हो तुम इस बारे में? क्या मुझे ये काम कर देना चाहिए? क्या मैं किशन मल्होत्रा को बता दूं कि उसकी सो कॉल्ड बीबी पिछले 6 महीने से कहां पर थी? अरे उसकी वो बीबी पिछले 6 महीने से अपने पुराने आशिक के साथ रह रही थी। बताओ कैसा आइडिया है राजीव? मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत ही अच्छा आइडिया है और सच कहूँ ना, मुझे तो इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब राजीव कहता है ये जितनी भी तस्वीरें हैं वो कोई और ही सिचुएशन की थी। जो यहाँ पर प्रिटेंड किया गया है ये वो तस्वीरें नहीं है। और हाँ, 1 मिनट, आपने इन तस्वीरों को कैसे खींचा? क्योंकि देवराज गुलेरिया ने यहाँ पर अंजलि और राजीव की कुछ ऐसी तस्वीरें ली हुई थी जो इसमें वो यहाँ पर एक दूसरे के थोड़ा सा करीब थे, जिसे सामने वाला अगर देखे तो वो इसे एक गलत एंगल से ही लेगा। इधर ये सुनते ही अब देवराज गुलेरिया कहते हैं बेटा तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे साथ खेल रहे हो? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अरे खेल तो मैं तुम सब लोगों के साथ रहा था। बस तुम धनंजय को मुझसे छुपाने में कामयाब हो गए। और 1 मिनट, वो डॉक्टर कौन थी जो धनंजय के लिए वो दवाइयाँ देती थी? मुझे इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाया, क्योंकि तुम लोगों ने धनंजय को मेरी नज़रों से छिपा दिया था। और एक बात, वो जो तुम्हारा पैलेस है ना, तुम कहीं भूल तो नहीं गए हो ना कि उसे मैंने ही बनाया है? सारा खेल मेरा ही तो था। इनफैक्ट
और तुम्हें इसके बारे में पता भी नहीं चला। और ये कहते हुए ही देवराज गुलेरिया भी यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो वहीं अनिका को अब इंसान की हंसी अब उसकी हंसी अनिका के कानों में चुभ रही थी। अनिका से इसकी हंसी अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो आज अब अपने मन में कहती है, आखिर ये चारों आयशा माँ के विला में क्यों गए थे? आखिर ये वहां पर क्या कर रहे थे? और एनी वो तो अब तक मिस्टर मारवा के साथ लंदन चली गई होगी ना। यहाँ पर सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब कैसे हो सकता है? यानी का इधर अपनी फैमिली के बारे में सोचकर अभी अपनी सोच में ही थी कि अब उसे अब श्रेया की फिर से चिंता होती है। लेकिन अब उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो इन तस्वीरों को परमानेंट ही डिलीट कर दे, क्योंकि यहाँ पर अनिका बिल्कुल भी ये नहीं होने दे सकती थी कि अंजलि मामी के कैरेक्टर पर किसी भी तरह की कोई भी उंगली उठे। क्योंकि अनिका जानती थी कि अंजलि किन हालात में वहाँ पर राजीव के साथ रह रही थी। इसलिए अनिका बिना समय गवाए अब अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालकर अब अपने फोन में कुछ टाइप करने ही वाली थी कि तभी अब उसे देखकर अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया कहते हैं, माई ग्रैंड डॉटर, आई नो अबाउट यू वेरी वेल। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम ही मिस्टर एक्स हो। इसलिए तो स्पेशली तुम्हारे लिए मैंने यहाँ पर जैमर लगवाया हुआ है। मैं अच्छी तरह से जानता था कि तुम्हारे पास हर एक चीज का सॉल्यूशन होता है। अब बताओ कैसा लगा मेरा ये गिफ्ट? और एक बात, तुम्हें हैरानी तो हुई ही होगी ना कि हमें नेत्रा की लोकेशन के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि वो तो हमारे नेटवर्क से बाहर ही थी। योर बैड लक माई ग्रैंड डॉटर। और ये कहते हुए ही देवराज गुलेरिया अब अपने आदमियों से कहते हैं, जरा इन तीनों को कैद कर लो। और हाँ, एक बात, अनिका गुलेरिया का ब्लड सैंपल अब हमें चाहिए। अब देखो वो खुद ब खुद ही हमारे यहाँ पर आ गई है, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे इस मौके को मैं से ही हाथ से जाने दूं। इसलिए इन्हें जल्दी से किडनैप करो और इसका ब्लड सैंपल लो, वो भी हर हाल में। अब देवराज की ये बात सुनते ही यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं, ये मैं आपको कभी भी नहीं करने दूंगा। मेरी बेटी को आप और आपके आदमी उसे हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। करण की इस बात पर अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, अच्छा तो अब मुझे ये भी बता दो कि कौन बचाएगा इसे। देवराज की ये बात सुनते ही अब राजीव कहता है, आज भी कहीं ना कहीं से वही लड़का अनिका की हेल्प करेगा जिसने तब किया था जब वो सिर्फ 3 साल की थी और अनिका जब वो 3 साल का था और अनिका 2.5 साल की थी। इन दोनों की किस्मत तो हर बार टकराती ही थी, कभी हमारी वजह से तो कभी कुदरत की वजह से। अब यहाँ पर राजीव की ये बात सुनते ही अब देवराज कहते हैं, वो धनंजय का बेटा और ये कहते हुए ही अब वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो वहीं अनिका भी यहाँ पर इसकी हंसी को देखकर अब वो यहाँ पर एक पल के लिए तो रोहित को लेकर थोड़ी सी चिंतित हो जाती है और वो अब अपने मन में ही प्रे करती है, मिस्टर मारवा के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, वो कभी भी एक प्लान नहीं बनाते हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा और वो नेत्रा को अकेले तो नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं अब क्या करूं? इस वक्त मेरा कुछ भी करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसको मारने की कोशिश करूंगी तो वहाँ पर मेरी पूरी की पूरी फैमिली उसके साथ पता नहीं क्या होगा। यहाँ पर मुझे कुछ भी अगर मैंने किया ना तो वो नेत्रा उन चारों के साथ पता नहीं क्या करेगी और श्रेया, उसका भी तो अभी कुछ भी पता नहीं चला है। या अंदर ही अंदर अनिका अपनी ही सोच में थी, क्योंकि इस बार दुश्मनों ने उसे सच में हर तरफ से घेर लिया था। आज अनिका अपने आप को काफ़ी हेल्पलेस महसूस कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ इधर भाग्यश्री, वो भी अभी इस फार्म हाउस से थोड़ा सा दूर आ जाती है। इस फार्म हाउस से दूर आने के बाद भाग्यश्री अब यहाँ पर श्रेया को आवाज लगाने लगती है, श्रेया कहाँ हो तुम? और साथ के साथ वो भी यही सोच रही थी कि इस वक्त उसकी मैडम अनंता होती ना तो वो इन पंछियों की मदद से उसे श्रेया तक पहुंचा सकती थी, क्योंकि ये पंछी आसानी से आसमान में उड़कर अब तक तो श्रेया का पता निकाल सकते थे।
यहाँ पर भाग्यश्री अपनी ही सोच में थी कि तभी उसकी नज़र एक दूर बनी बिल्डिंग पर जाती है जहाँ से रोशनी आ रही थी। इसलिए भाग्यश्री उस बिल्डिंग को देखकर अब अपने तेज कदमों से अब उस बिल्डिंग की तरफ ही जाने लगती है। इधर कुछ ही देर के बाद भाग्यश्री जैसे ही उस बिल्डिंग के पास गई और वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगती है और वो जैसे भी यहाँ पर इस बिल्डिंग के टेरेस पर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे जिनके हाथों में यहाँ पर हथियार थे और यहाँ पर बीच में श्रेया और आकाश को बांध कर रखा हुआ था। फाइनली भाग्यश्री यहाँ पर अब श्रेया और आकाश तक पहुँच चुकी थी और वो देखती है कि श्रेया और आकाश के सिर पर गनों को इन लोगों ने ताना हुआ था। ये देखकर अब भाग्यश्री कहती है मुझे कुछ भी करके इन लोगों के ध्यान को भटकाना ही होगा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वहाँ पर अनिका के हाथ सिर्फ इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि श्रेया यहाँ पर है, क्योंकि वो श्रेया को लेकर तब तक निश्चिंत नहीं हो जाती तब तक अनिका उस देवराज के साथ कुछ भी नहीं कर सकती है। यहाँ भाग्यश्री अपनी ही सोच में थी कि वो कैसे इन लोगों से श्रेया को बचाए। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आयशा मारवा के विला में सनी, मुक्ता, प्रीति और ओमकार वो सभी यहाँ पर नेत्रा के कब्जे में थे, क्योंकि ये चारों के चारों ही यहाँ पर आयशा मारवा के विला में थे जहाँ पर नेत्रा ने इन्हें अपने कब्जे में लिया हुआ था। और इन्हें देखकर ही अब अनिका खुद अब यहाँ पर अब काफ़ी हेल्पलेस महसूस कर रही थी। इधर नेत्रा अब अपनी अंगड़ाई लेते हुए ही कहती है क्या बात है, इतने वक्त के बाद तो मैं आज़ाद हुई हूँ। वेल मुक्ता, थैंक यू सो मच। अगर तुम मेरी आंखों पर से पट्टी को नहीं हटाती तो मेरे ये दोनों हाथों को कौन खोलता। अब चलो, तुमने मेरी हेल्प की है ना, तो अब मैं तुम्हें बहुत ही आसान मौत दूंगी, क्योंकि इतना एहसान तो मैं तुम्हारे ऊपर कर ही सकती हूँ। लेकिन उस अनिका गुलेरिया की बेटी को मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे उसकी मौत तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही हाथों से होगी। अरे वो लड़की क्या समझती है अपने आप को, वो खुद इतनी छोटी है, लेकिन उसकी हरकतें देखो। हाँ, वो नेत्रा को टक्कर देने चली है। अरे नेत्रा को कोई भी नहीं हरा सकता है। नाउ नेत्रा इज बैक और इस घर में मैं अपना इल्यूजन अब क्रिएट करूंगी। अरे मैं भी देखती हूँ कि अब मेरे इस इल्यूजन को कौन डिस्ट्रॉय करेगा। वैसे तुम तीनों मुझसे पहले भी मिल चुके हो, लेकिन ये मुक्ता मुझसे कभी भी नहीं मिली है। इधर ये सुनते ही अब ओमकार कहता है सनी ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुझे चुल मची हुई थी ना एडवेंचर की, तो लो अब भोगो अपने कर्मों के फल को। देखो यहाँ पर आने के बाद हमें कितना ही अच्छा एडवेंचर मिल गया। ओमकार की अब ये बात सुनते ही अब सनी कहता है यार तू थोड़ा सा चुप रहना। एक तो वैसे ही मुझे यहाँ पर इसके सामने काफ़ी डर लग रहा है, और सच कहूँ तो मुझे इस नेत्रा से ज़्यादा तो अब मेरे भैया का डर लग रहा है। अरे तुझे पता है ना, हाँ, अगर भैया को ये सब पता चला कि ये हमारी वजह से छूटी है तो वो पता नहीं क्या हाल करेंगे। वैसे तुम्हें याद है ना कि भैया कौन है? अरे जब वो रॉबर्ट ने मारवा हाउस के ऊपर अटैक किया था, याद है ओमकार तुम्हें? तो भैया का वो रूप वो तो याद ही होगा तुम्हें। आई होप कि तुम वो अभी तक नहीं भूले होगे। इधर सनी की ये बात सुनकर तो ओमकार अब यहाँ पर उस रात के ही ख्यालों में चला जाता है और उसकी आंखों के सामने रोहित का वो खतरनाक सा रूप सामने आ जाता है, जिसे उन दोनों ने अपनी आंखों से छुप कर देखा था, जिसे याद करके अब यहाँ पर ओमकार के हाथ और पैर अब दोनों ही अब यहाँ पर फूल जाते हैं कि तभी अब नेत्रा अब उनके सामने आकर कहती है रिया गुलेरिया कहाँ पर है? अरे मुझे उस लड़की की लोकेशन बताओ। अब ये सुनते ही ओमकार कहता है देखो मुझे रिया के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। ओमकार की इस बात को सुनकर अब नेत्रा कहती है मुझे रिया गुलेरिया चाहिए एट एनी कॉस्ट। अब सबसे पहले मैं उस लड़की को ही मारूंगी, क्योंकि वो मेरे हाथों से बिल्कुल नहीं बच सकती। तुम सभी उसके बारे में मुझे खुद बताने वाले हो या फिर मैं एक एक करके तुम लोगों की लाशें यहाँ से तुम लोगों के घर पर भेजूं। नाउ चॉइस इज योर्स। मुझे रिया गुलेरिया चाहिए। और ये कहते हुए ही अब नेत्रा आयशा के विला से बाहर निकलकर अब आसमान की तरफ देखने लगती है।
आसमान की तरफ देखकर अब नेत्रा अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। इधर कुछ ही देर में अब उसके सामने ढेर सारे पंछी आ जाते हैं। जैसे ही नेत्रा उन सभी के साथ आई कांटेक्ट करती है तो नेत्रा की हरी आंखों से वो पंछियों को अब उन्हें भी अपने सम्मोहन में कर लेती है। अब इन पंछियों को अपने सम्मोहन में करने के बाद वो उन पंछियों को रिया गुलेरिया को ढूंढने के लिए भेज देती है, क्योंकि नेत्रा अच्छी तरह से जानती थी ये पंछी रिया को हर हाल में कहीं से भी निकाल कर उसका पता बताएंगे। और अब वो कहती है, रिया गुलेरिया के साथ मेरी ये वार तो अब सच में काफ़ी पर्सनल हो गई है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी मैं एक बच्ची के साथ भी इस तरह से युद्ध करूंगी, लेकिन अब ये एक पर्सनल लेवल पे लड़ाई आ गई है। अरे जिस नेत्रा के आगे कोई भी नहीं टिक सकता है, वो लड़की मुझे चैलेंज दे रही थी। नॉट एक्सेप्टेबल। रिया गुलेरिया तैयार हो जाओ, तुम नेत्रा से अब नहीं बच सकती हो, क्योंकि नेत्रा आ रही है। तुम इस दुनिया के अब चाहे किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं तुम्हें उस कोने से भी ढूंढ निकालूंगी। जहाँ एक तरफ नेत्रा बौखलाई हुई थी, नेत्रा ने रिया को खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ इधर पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में आज रिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ सिस्टम पर ही थी। इस वक्त ना तो उसे भूख लगी थी और ना ही उसे प्यास लगी थी। इवन यहाँ पर उसके पाँव हिल रहे थे, तो वहीं उसके हाथों की उंगलियां उसके मुंह में थी। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और टेंशन दोनों ही साफ साफ दिखाई दे रहे थे। इधर रिया अचानक से काउंटिंग करना शुरू कर देती है, 1 2 3। तो वहीं दूसरी तरफ अभी सभी यहाँ पर डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर अब डिनर टेबल पर आर्यन से कहता है, क्या रिया बड़ी के साथ है, क्योंकि रिया काफी समय से दिखाई नहीं दी। अब उसकी इस बात को सुनकर अब आर्यन जवाब देता है, यार मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। इनफैक्ट उस चेस गेम के बाद तो मैं ना बड़ी से मिला हूँ और ना ही रिया से। अब ये सुनते ही अब यहाँ पर आयशा मारवा कहती है, अरे बच्चों आप लोग चिंता मत करो, वो दोनों अपने रूम में होंगे और वैसे भी अभी 5 मिनट का टाइम है। आयशा की भी ये बात सुनकर अब अनंता कहती है, वैसे ये तुम्हारे पापा कहाँ पर हैं? हाँ आयशा, क्या उनके बारे में कुछ पता है? इस बात पर अब आयशा कहती है, हाँ माँ, मुझे उनके बारे में तो कोई भी आइडिया नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी वक्त से मैंने सच में उन्हें भी नहीं देखा है। ये सुनते ही अनंता कहती है, देखो टाइम हो गया है, अब कुछ ही सेकंड में यहाँ पर खाने के लिए बेल बज जाएगी। वैसे मुझे सिकंदर का तो पता ही है कि वो किसी काम में बिजी हो गए होंगे, लेकिन ये रियाज तो सभी कुछ उसकी पसंद का बना हुआ है। उसे तो महक से ही अभी अपने रूम से भाग कर आ जाना चाहिए था। क्या इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, कोई बात नहीं माँ, मैं देखती हूँ वो दोनों कहाँ पर हैं और वो क्या काम कर रहे हैं, जो क्यों नहीं इतना टाइम लग रहा है आज यहाँ पर टेबल तक आने में। आयशा की ये बात सुनते ही अनंता कहती है, ठीक है, तुम रिया को ले आओ और मैं तुम्हारे पापा को देख कर आती हूँ कि वो कहाँ पर हैं। अनंता की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर यहाँ पर आयशा मारवा भी यहाँ में अपने सिर को हिला देती है और वो रिया को देखने चली जाती है। तो इधर अनंता किंग के रूम की तरफ जाने लगती है। इधर आयशा प्रिया के रूम की तरफ जाते हुए अब वो यहाँ पर कुछ सोचते हुए जा रही थी कि क्या सच में रिया कहीं अभी तक उस गेम में तो नहीं लगी हुई। इधर कुछ ही देर के बाद इधर अनंता जैसे ही किंग के रूम को नॉक करती है तो उन्हें वहाँ पर अंदर रूम से कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। तो वो यहाँ पर दरवाजे को खोलकर अब किंग के रूम के अंदर आ जाती है। अनंता जब वहाँ पर अंदर आती है तो उन्हें वहाँ पर उस रूम में भी कोई भी दिखाई नहीं देता। अब किंग को वहाँ ना पाकर अब अनंता अपने मन में कहती है, आखिर ये सिकंदर कहाँ पर हो सकते हैं? अरे वो तो अपने शेड्यूल को लेकर काफ़ी पक्के हैं। वो मुझे बिना बताए आखिर ऐसे कहाँ जा सकते हैं? क्योंकि अभी तक अगर वो खाने पर नहीं आए तो शायद वो यहाँ से कहीं बाहर गए हैं। जहाँ एक तरफ अनंता को अब किंग की टेंशन हो रही थी कि आखिर वो कहाँ गए, तो वहीं दूसरी तरफ इधर आयशा भी अब तक रिया के रूम के बाहर आकर खड़ी हो चुकी थी।
आयशा भी यहाँ बाहर पहले दरवाजे को नॉक करने लगती है। जब जब आयशा यहाँ पर दरवाजे को नॉक कर रही थी तब उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो वो दरवाजे को खोलकर अब रिया के कमरे के अंदर आ जाती है। जैसे ही भी यहाँ पर आयशा मारवा दरवाजे के अंदर आई तो रिया को ऐसे देखकर तो अब वो रिया के पास जाती है और अब रिया के कंधे पर अब अपना हाथ रखते हुए ही कहती है, क्या हुआ है रिया? हाँ, वो ऐसे ऐसे क्यों है? इधर आयशा की आवाज़ को सुनकर रिया अब चौंक कर पीछे मुड़कर देखती है तो अपनी दादी माँ को देखकर रिया कहती है, दादी माँ मैं क्या करूँ जिससे कि वो सुपर विलन अपने ही आंखों में देखे। आप देखिए ना, मैंने उसके सामने इस मिरर को भी इंस्टॉल किया है ताकि इस मिरर के द्वारा वो अपने चेहरे को देखे और उसका खुद की आंखों के साथ एक कांटेक्ट हो। लेकिन एक वो है कि वो मिरर में देख ही नहीं रही है। रिया की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, रिया हो सकता है कि उसे अपनी इस कमजोरी के बारे में पहले से ही पता हो कि अगर वो अपनी हरी आंखों से मिरर में देखेगी तो ये उसके लिए ही हार्मफुल हो सकता है। अब अपनी दादी माँ की बातों को सुनकर रिया कहती है, तो अभी मैं क्या करूँ दादी माँ? रिया की इस बात पर अब आयशा कहती है, अभी तो फिलहाल अपने माइंड को रेस्ट दो और हाँ एक बात, अभी चलकर कुछ खा लो और इस बार मिरर की पोजीशन को सही से करना। हो सकता है इस बार सिर्फ नेत्रा ही नहीं बल्कि उसका इल्यूजन भी डिस्ट्रॉय हो जाए। ओके, डोंट लूज होप, डोंट। ये सुनते ही रिया कहती है, बड़ी कहाँ पर हैं दादी माँ? मुझे उनसे बात करनी है इस बारे में। रिया की ये बात सुनते ही आयशा कहती है, अभी अपनी हालत देखो रिया, काफ़ी समय से तुम इसी सिस्टम पर बैठी हुई लगती हो। अरे पहले कुछ खा लो, उसके बाद ही इस गेम को कंटिन्यू करना। अब चलो। इस बात पर अब रिया कहती है, ठीक है दादी माँ। और अब वो आयशा मारवा के साथ अब अपने रूम से बाहर की तरफ जाने लगती है। इधर रिया के दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि वो आखिर मिरर की प्लेसमेंट कैसे करे जिससे कि उस सुपर विलन का इल्यूजन डिस्ट्रॉय हो जाए। जहां रिया अपने दिमाग में ही अपना प्लान बना रही थी तो वहीं इधर दूसरी तरफ लंदन से दूर एक गांव के पास बने जंगल के बीचों बीच बने अब उस बरगद के पेड़ में अब यशपाल अग्रवाल कहता है, एक खुशखबरी है। अरे वो तीनों भाई बहन हमारे लोगों के कब्जे में है। फाइनली आज वो दिन आ गया जब वो तीनों हमारे हाथ लग चुके हैं। अब बस कुछ घंटों का ही इंतजार है। बस एक बार उन सभी के ब्लड सैंपल हमारे पास आ जाएं। उसके बाद तो हमारे ड्रग का पूरा होने से कोई भी उसे नहीं रोक सकता है। हम अपने इस ड्रग को बनाने में कामयाब हो जाएंगे। यशपाल की इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज आती है, जीत से पहले जीत की खुशी नहीं मनाई जाती है। और वैसे भी बोलो मत, दिव्यांशी के सामने फ्रांस की रानी है तो वहीं देवराज के सामने उसका अपना खून है। अगर इन सभी ने सिल्वर ड्रग का तोड़ निकाल दिया ना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देख कर काम करो। राजेश्वर तक अपनी खबर पहुंचा दो कि आलिशा से फाइट करने के लिए वो वहां पर खुद जाए, क्योंकि आलिशा खुद फाइट करने में बहुत ही सक्षम है। इसलिए शायद दिव्यांशी उसका सामना नहीं कर पाएगी। दिव्यांशी उसके हाथों से बेमौत मारी जाएगी और हमारा प्लान वहीं पर ही अधूरा रह जाएगा। लेकिन हाँ, राजेश्वर उसके साथ फाइट कर सकता है। और उस गनी का गुलेरिया के सामने उस नेत्रा को भेज दो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? क्योंकि अनिका के साथ नेत्रा ही फाइट कर सकती है। हमें वो तीनों जिंदा चाहिए और वो भी हर हाल में। इस बार तो वो किंग भी इन दोनों को इन तीनों को बचाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि रानी अवंतिका की हर एक बात सच हो रही है। तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है? कहीं तुम भूल तो नहीं गए हो ना कि हमें अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों को ही क्यों चुनना था? ये सुनते ही भी यशपाल अग्रवाल कहते हैं, मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ। और एक बात, आप चिंता मत कीजिए। अगर वो लोग हमारे लोगों को जान से भी मार देंगे ना तो भी वो सिल्वर ड्रग उन्हें मरने नहीं देगा और हम उन्हें एक बार फिर से बचा लेंगे और फिर ये सभी उनके ऊपर दोगुनी ताकत के साथ अटैक करेंगे, जैसे हमने अपने पहले मरे हुए साथियों को जिंदा किया है।
यशपाल की ये बात सुनते ही वो औरत कहती है, इस बार नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग एक ही गलती बार बार करेंगे। अरे भले ही तुम सभी ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है, लेकिन फिर भी हम बेफिक्र तो नहीं हो सकते हैं ना। हमें कुछ तो सोचना ही होगा ताकि ये जीती हुई बाजी हम सच में जीत जाएं। अब उस औरत की ये बात सुनते ही यशपाल अग्रवाल कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हमारे इस बार के वार का उन लोगों के पास कोई भी तोड़ नहीं है, क्योंकि हर बार उनकी किस्मत उनका साथ देती है और वो हर बार हर एक लड़ाई में हमसे जीते भी हैं। मैं मानता हूँ, लेकिन इस बार ये इम्पॉसिबल है। यशपाल की ये बात सुनते ही अब वो औरत कुछ देर तक तो सोच में पड़ जाती है और कुछ देर सोचने के बाद कहती है, तोड़ तो उन लोगों के पास 28-29 साल पहले भी तो नहीं था ना। लेकिन इसके बाद भी वो सभी बच्चे उस कैद से आज़ाद होकर अपने अपने घर चले गए थे ना। उस समय क्या हुआ था। और ये कहते हुए ही वो औरत अब अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और अब वो कहती है, इस बार कोई भी बेवकूफ़ी और लापरवाही बिल्कुल भी इस काम में बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि हर बार किसी ना किसी बेवकूफ़ी और लापरवाही की वजह से हम अपने मकसद में कामयाब होते रह जाते हैं। लेकिन इस बार इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर अभी कोई भी लूप होल है तो उसे अभी के अभी साथ के साथ ठीक करो। और ये कहते हुए ही वो औरत अब अपनी रिक्लाइनर चेयर पर बैठते हुए ही अब वो कहती है, मैंने तुम्हें बड़ी रानी के ब्लड सैंपल के लिए लेने के लिए कहा था। अब तुम ही मुझे बताओ कि अभी उसमें और कितना वक्त है। इस काम में इस सवाल पर तो अब यहाँ पर यशपाल अग्रवाल अब एकदम से ही खामोश हो जाते हैं। और कुछ देर के जब वो यहाँ पर खामोश होते हैं तो अब यहाँ पर वो औरत अब उसकी तरफ देखती और कहती है, जवाब दो मुझे। इस तरह से तुम्हारी इस खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं। क्या तुम्हारी कैद में, अरे वो बड़ी रानी तुम्हारी कैद में है, उसके बाद भी तुम उसका सैंपल नहीं ले पाए। क्या बात है। क्या बीबी तुम यहाँ पर कामयाब नहीं हुए। तो अब उस औरत की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर यशपाल अग्रवाल कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, हम उसका सैंपल ले चुके हैं, बस इंतजार है उसके सैंपल का यहाँ तक पहुँचने का। आप बस कुछ देर का और इंतजार कीजिए, कुछ ही समय में वो सैंपल अभी यहाँ तक आ ही रहा होगा। आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी हमारे लोगों द्वारा किया जा रहा है वो सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। अभी तक किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर हमारे हारने की गुंजाइश इस बार बिल्कुल भी नहीं है।